दोस्तों, आज हमारी शो में खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर, जो कि श्रीनगर बेस्ड कोर है और पूरी कश्मीर वैली का ध्यान रखता है, उसकी दिफा करती है। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जब हुआ तो दुनिया भर में सर काफ़ी हड़कंप समझ गया और लोगों ने बोला पता नहीं क्या हो जाएगा। लोगों ने बोला कि एक डूम्सडे सिनेरियो पेंट करा गया, लेकिन फिर देखा कि सर कश्मीर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हालात नॉर्मल हैं। ट्रैफिक जैम्स है सर श्रीनगर में, दुकानें खुली हैं, मार्केट खुले हैं। बिल्कुल। ये सफ़र कैसा रहा सर 5 अगस्त के बाद आज तक का, क्या रहा सर? जब ये आर्टिकल हटाया गया 370, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तैयारी था और इसकी वजह से शुरू की जो एंटिसिपेटेड वायलेंस था वो नहीं हुआ और बहुत जल्द एक आशा भी पैदा हुआ आवाम के अंदर कि इसकी वजह से हमारी इलाके के अंदर कुछ बदलावट आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में हरकत भी शुरू हुआ ठीक ठाक। जैसे नवंबर की महीने के अंदर मतलब जो टूरिस्ट भी आने लग गए थे। नवंबर आखिर में जो स्कूल्स भी खुल गए थे सब कुछ, जबकि पाकिस्तान और पूरे अलग अलग इलाका में ये बता रहे थे कि लॉकडाउन है, ये है, वो है, जबकि इलाका खुल गया था। और बाय फरवरी तक गुलमर्ग के अंदर मतलब विंटर टूरिज्म भी चालू हो गया था। यस, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज़ दैट तकरीबन मार्च के अंदर जब कोविड की जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से 4-6 महीने थोड़ी बहुत रुकावट आया, जैसे बाकी देश के अंदर भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ी बहुत बाधे आए हैं, वो उसकी वजह से थोड़ा ढीला चला। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन में एक होप है। ये होप इसलिए है क्योंकि हरकत चालू हुआ है हर दिशा में। गवर्नमेंट काम पे लग गया है। देयर आर रोड्स विच आर बीइंग बिल्ड, जो टनल्स जो धीरे चल रहे थे उसकी एक्सेलरेशन हो गया है। जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉर्पस चाहिए था वो आ चुका है। सो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम जो पहले लागू नहीं थे वो आ चुके हैं। सो कहने का मतलब है कि अवाम इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि हाल ही में हमारा DDC इलेक्शंस भी हो चुका है। उसके अंदर बढ़ चढ़ के अवाम ने हिस्सा लिया है। जो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर दोनों के अंदर। और अभी एक ऐसा सिलसिला पैदा हुआ है जहां अवाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद रखते हैं कि उनसे कुछ काम लिया जाए। जी बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी दे विल एम्पावर दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद एडिक्वेट फंड्स एंड आई थिंक द होल प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड आई सी होप फॉर द वैली एज वी गो हेड। सर, हम आर्मी और आवाम की बात करते हैं। ये जब शुरू में हम थे सर JNK में 90s में, व्हेन आई वाज देयर, तो ये सब हमने सुना भी नहीं था। बट मुझे लगता है सर 30 सालों में बहुत एक जब मैं बात कर रहा था सर, आई वाज इन 7 सेक्टर सर, तो मैं बात कर रहा था जितने भी ऑफिसर से बात करी, एक पूरा जो अप्रोच है वो बहुत पीपल फ्रेंडली हो गया। वो उनका ये कहना था सर, मैं जितने 7 सेक्टर में जिस भी मैंने ऑफिसर से बात करी, जवान से बात करी, तो ये एक एहसास है कि साहब ये हमारे लोग हैं। पहली चीज़ तो जो काइनेटिक पावर है वो हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है, व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट कि आपको यही करना है, देन वी डू इट। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि हमारा बेसिक आइडिया ये है कि लोग जाएं, अपनी सरकार इलेक्ट करें, अपने इलेक्शंस में पार्ट लें, अपना काम धंधा शुरू करें, दुकानें खोलें, पढ़ाई करें बच्चे। ये एक तरफ का, ये जो 30 साल का सफ़र है सर, ये क्या ये इसलिए भी हुआ है कि वायलेंस के लेवल्स ऑलरेडी वैली में बहुत डाउन हो गए हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए क्योंकि पहले भी हमारा पीपल सेंट्रिक अप्रोच था, बट इसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको रिफाइन किया है। उसको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी बहुत हमने बदलावट लेके आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आवाम हमारे साथ है तो हम नहीं काम कर पाएंगे। और आज मुझे बहुत गर्व है ये बताने का कि आवाम तकरीबन हमारे साथ है और हम इसको इस रूप में रखने का पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कंपनी ऑपरेटिंग बेस है, जो सबसे छोटा पहलू है, COBs जो हम बोलते हैं, और ही इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। वो आवाम के साथ रहता है। अगर एक एक्सीडेंट होता है, एक ड्राउनिंग इंसिडेंट होता है, एक छोटा फायर है, he is the first man to be approached and he is the one who goes and provides succor। जो मदद देने का जो पहला सिलसिला है इससे चालू होता है। एंड
ये वो भी है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है आवाम के साथ, वेदर इट इज स्पोर्टिंग एक्टिविटी, छोटे छोटे मतलब कंपटीशन विलेज लेवल पे, बिल्कुल सर, डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, ऐसा मतलब कई हरकतें होता है जिससे आवाम और फ़ौज के साथ ये जो थोड़ी बहुत गैप था उसको हमने क्लोज़ किया है जी। हाल ही में हमने विलेज गेम का भी कॉन्सेप्ट चालू किया है, जहाँ मतलब जैसे पंजाब में होता है सिंपल थिंग्स, जहाँ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी। एक टायर को उठा के 100 मीटर दौड़ना है, या लकड़ी को काटना है, या मतलब एक पत्थर को लेके दौड़ना है, जहाँ हर लेवल की जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, औरत है, बूढ़े हैं, उन सबको मौका मिलता है एक इकट्ठे आके एक दिन बिताने का। एक और हमने सिलसिला चालू किया है जिसके अंदर डे विद अ कंपनी कमांडर। मैं बता रहा था कि एक सीओबी का जो दीवार है उसके अंदर क्या होता है आवाम को नहीं पता था पहले, सो उस बैरियर को हमने ब्रेक किया है। नाउ डे विद अ कंपनी कमांडर जो आसपास के तकरीबन 50, 60, 100 लोग आते हैं, कंपनी के अंदर एक पूरा दिन बिताते हैं। अच्छा सर। कंपनी के साथ खाना खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं। सो कहने का मतलब है it is no more an enigma what is on the other side of the wall. That wall has been broken physically and mentally also. And also sir, if I may say so, also to tell the people that this is your army. Absolutely. हम आपके भाई हैं। बिल्कुल है ना। पहले भी वो समझते थे बट नाउ दे अपनापन आ चुका बढ़ गया है सर ज़्यादा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हम अब एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ सर, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सद्भावना के बारे में। तो सद्भावना के अंडर सर काफ़ी आर्मी गुडविल स्कूल्स, हंडवाड़ा में मैंने विजिट भी करा सर आर्मी गुडविल स्कूल, वहाँ पे हम लोगों ने शूट भी करा, बच्चों से भी मिले। मुझे ऐसा लगता है सर कि आई वुड लाइक योर कमेंट्स ऑन दिस, मुझे ऐसा लगता है कि सद्भावना के चलते एक बहुत पॉजिटिविटी का मूड आया है सर। सडनली दिस आर्मी मैन is no longer a tough guy with a gun and a jacket. He's also a father, he's also a brother, he's also a son. He also has a heart. बिल्कुल। And I think ये आर्मी ने बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी है सर। हम पैसे की बात ही नहीं कर रहे, we are talking about emotional investment into सद्भावना। Absolutely. I mean, they see the army as their own, as you said, and more importantly, that little barrier that if at all that existed has been broken. And today we see a Jawan can look into the eye of an old man and empathize with him, and the reverse is also true. He is not seen as an outsider. He sees them as a man with a mission to bring in peace in the valley, and ultimately it is that peace which is going to benefit this very same awam, from whom we are asking for this help. ठीक बात है सर, so that connect has been established. I think we are not looking back, and we will continue to go in this direction, refine it further, expand the scope of it, and I'm sure we will be able to bring in much greater comfort and peace in the valley. बिल्कुल सर, ये छोटी छोटी बातों से पता लगता है। मैं आपको बताता हूँ सर, हम लोग आ रहे थे, जब श्रीनगर आ रहे थे, तो एक आर्मी की कॉन्वॉय सामने जाती है सर। करीब 10 से लेकर 15 गाड़ियाँ होंगी उसमें, और सामने वो QRT वगैरह, द वे द कॉन्वॉय मूव्स। एक बुजुर्ग को मैंने खुद देखा, और मैं इतना आई विश आई हैड माय कैमरा, आई वुड हैव क्लिक्ड द फोटोग्राफ सर। एक बुजुर्ग रोड पार कर रहा था, सडनली दैट एंटायर कॉन्वॉय स्टॉप्ड फॉर दैट वन ओल्ड मैन। वहीं पर रुक गई सर कॉन्वॉय। ये हंडवाड़ा से टाउन से 2 किलोमीटर बाद की बात है, पूरी कॉन्वॉय वहाँ पे रुक गई। एंड आई वाज सो हैप्पी टू, मुझे इतना अच्छा लगा देख के। एंड दे वेटेड रिस्पेक्टफुली। जब बुजुर्ग ने सड़क पार करी, फिर कॉन्वॉय आगे गई सर। No, I mean very happy to hear that from you, from the ground up, because that has been the direction from the top, that we need to be good citizens first. Yes sir. What they have done is what I would expect from any citizen in any part of the country. Yes sir. And if it is happening here, it gives me that much more hope that we are on the right line. And our approach to the population is very nuanced. They understand. Even for example, when we have convoy protection, or when a large convoy is going and we have to stop the people, we kind of take care of them not to hurt their sentiments. We understand their religious sensitivities, their cultural sensitivities. This has gone down to the lowest person. Yes sir. In fact, we have also started a program where we have an app where we expect every Jawan to go through a test of ethics at what is right and wrong. So he's expected to see a video, he's expected to answer some questions, and it is a structured program which is being implemented in a slow manner. Suffice to say that the entire hierarchy and the environment is aware of what is right and wrong, and the direction that we need to follow. And
happy to say that it has reached the bottom level also. सर अक्सर हम मीडिया में सुनते हैं, खबरें सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर वायलेशन हो गए, इतने 100 सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी ने करे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, हालात क्या हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे? लाइन ऑफ कंट्रोल में मोटे तौर पे हालात कंट्रोल में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टास्क है लाइन ऑफ कंट्रोल का सैंक्टिटी मेंटेन करने का और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का। ये हमारी प्राइमरी रोल है एलसी के ऊपर। उस काम में हम कामयाब तकरीबन रहे हैं। और आज का दिन में जैसे अभी मैं जब बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल टेम्परेचर -1 डिग्री अभी फ़िलहाल है और आप समझ सकते हो कि फॉरवर्ड इलाके में क्या टेम्परेचर होगा, उधर विंड चिल फैक्टर भी होता है। सो हमारे जवान उधर ठट के बैठे हैं, तैनात है और अपने काम करने में पूरा सक्षम है। और इस काम को करने के लिए उनके पास जो भी औजार की ज़रूरत है वो सब फौज ने दिया है। जैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है। ये सिस्टम है, इसके अंदर एक फिजिकल बैरियर है, सोल्जर्स तैनात है और सर्वेलेंस इक्विपमेंट है। ये तीनों मिलके हम इस प्रकार के काम करते हैं कि कोई टेररिस्ट को अंदर आने नहीं देते हैं। फ़िलहाल मैं ये बताने को खुशी है कि इस साल जो इन्फिल्ट्रेशन है तकरीबन 70% कम है व्हेन कंपेयर टू पिछले साल की प्रीवियस ईयर से। और ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन लगातार कर रहा है, क्योंकि उसकी पाकिस्तान की जो रवैया में कोई बदलावट नहीं है। वो अभी भी कश्मीर में दहशतगर्दी देखना चाहता है, कश्मीर के अंदर इंस्टेबिलिटी देखना चाहता है और इसके लिए वो टेररिस्ट भेजना चाहता है। आज का दिन में हमारा इलाके के अंदर तकरीबन 200 आदमी टेररिस्ट अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अंदर आने का। अभी भी हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि तैयार है, आने वाले हैं, और उसको रोकने के लिए हमारी फ़ौज पूरी इंतज़ार में है। और जब भी सीज़ फायर हो जाता है तो हम अच्छा वाला रिस्पांस देते हैं, ताकि ये जो बैड बिहेवियर है पाकिस्तान की तरफ से उसको रोकने के लिए उनकी टेररिस्ट लॉन्च पैड को भी हम टारगेट करते हैं और साथ साथ में वी टारगेट पाकिस्तानी पोस्ट विच हेल्प इन इन्फिल्ट्रेशन। सो मोटे तौर पे यही बताना चाहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल में है और हम जो पीस फ़िलहाल कश्मीर के अंदर है उसके अंदर कोई भी अंदर आना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सक्षम है फ़िलहाल। और सर इसीलिए शायद इसी प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड्स हैं आर्मी की वो इतनी सक्षम हो चुकी हैं, इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि फिर वो कोशिश करते हैं सांबा से अंदर आ जाए। हमें रिपोर्ट मिलती है सर टनल खोद के आने की कोशिश कर रहे हैं। सही बोला आपने, क्योंकि ये भी देखा गया है कि खास तौर पर साउथ ऑफ पीर पंजाल है ना, उस इलाके के अंदर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है हथियार ड्रॉप करने के लिए। ड्रग्स भी आता है, फॉर फेक इंडियन करेंसी भी आता है। सो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ये तीनों चीज़ जो एक सोसाइटी को करप्ट कर सकता है। सो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम टेक्नोलॉजी की फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जैमर्स हैं। फ़िलहाल ऐसा हमको मौका नहीं मिला है कि वैली के अंदर, बट इधर भी वो करने में सक्षम है। सो उसके लिए हम पूरी तैयार बैठे हैं। और एज़ फार एज टनल्स के बारे में ये पहले भी इस्तेमाल करता था, बट हाल ही में हमको 2-3 टनल मिले हैं। आर्मी और BSF मिला के उसको रोकने का हमने पूरी कोशिश किया है। और जब भी हमारा प्रेशर इधर LC के ऊपर बढ़ जाता है तो वो अल्टरनेट रूट्स ज़रूर कोशिश करेगा। बिल्कुल सर। सो इसके लिए हमको पूरा अलर्ट रहना है। पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाई के लिए भी जाते हैं उसके अंदर भी कई बच्चों को वो गुमराह करके LC के पार भेजता है, ट्रेनिंग भेज के। सो ये भी देखने में आया है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। राइट सर। सर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी सर, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने इसके पहले सद्भावना के बारे में डिस्कशन करा था, जो यूथ है कश्मीर का, क्योंकि जो हथियार उठाता है गुमराह होकर वो तो यूथ ही है सर। तो यूथ को किस तरीके से आर्मी ने ऐसा क्या करा है कि वो यूथ, क्योंकि रिक्रूटमेंट कम हो गई बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब रिक्रूटमेंट के 2-3 हॉट बेड्स हैं जहाँ से छोटी मोटी रिक्रूटमेंट होती है, पर ज़्यादातर रिक्रूटमेंट बंद हो गए सर। हम देख रहे हैं जो शटर डाउन वाली पॉलिसी थी, हफ्ते हफ्ते हड़ताल के कैलेंडर निकलते थे, वो ख़त्म हो गए सर। स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई। आर्मी ने ऐसा क्या करा है कि द यूथ द नंबर ऑफ यूथ पिकिंग अप द गन वो बहुत कम हो गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन दे हैव बिकम वेरी लेस। ऐसा क्या कर दिया फौज ने? ये बहुत अहम सवाल है। डेफिनेटली इस साल जब 2018 की आंकड़े देखते हो तो फिर 2020 में कम हुआ है, जबकि 2019 एक ऑड ईयर था, मैं बता सकता हूँ। और ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया था कि एक उम्मीद पैदा हुआ है, कुछ बदलावट देखने को मौका मिला है।
एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। ये जो कम करने का जो सिलसिला है ये इसलिए हुआ है कि जी इंडियन आर्मी हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये सब एक फोकस्ड असर आवाम के ऊपर पड़ा है। एंड एक रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए या एक जवान यूथ को मतलब गुमराह से रोकने के लिए इट रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। एंड ये अब फिलहाल मेरे हिसाब से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हम अपना पाए हैं। और जो आप बता रहे हैं कि जो बदलावट देखने को मौका मिला है, इसकी असर है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो हमारी बर्ताव है, एंड रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन ये जो इसके अंदर रिक्रूटमेंट में जो कम हुआ है, ये कई कारणों से हुआ है। जैसे आप शुरू में सवाल पूछा था मेरे को कि आपके आवाम के साथ रिश्ता बदल चुका है। अगर ये बदलता है तो उसकी असर एक यूथ के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। एंड सो व्हाट यू सी इज अ एंड रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्शंस। इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ मतलब ये जितने मतलब कार्रवाई किया है उन सब की एक निचोड़ है। बिल्कुल। हाँ, मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ। और इस दिशा में हम कई मॉडिफिकेशंस भी करते रहते हैं। काम करने का तरीका है, जो एनकाउंटर में जो हम जब स्पेसिफिक सर्च करने जाते हैं, हम इस प्रकार करते हैं कि आवाम को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। सो कहने का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे काम करते हैं वो सब एक के ऊपर ऐड होते हैं और एक सही दिशा दिखाता है यूथ को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सर एक और चीज़ है जो हम कह रहे थे कि अक्सर डिस्कशन भी होता है और टेलीविज़न डिबेट्स में भी बात होती है, और जो हमारे सीनियर जनरल्स हैं, वो वेटरन्स नाउ सर, वो भी काफ़ी इस चीज़ से आगाह करते हैं, वार्न करते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं सर, नॉन काइनेटिक, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि इस कश्मीर के माहौल में ये हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में ज़रा आप कुछ बताइए सर। जो हाइब्रिड वॉरफेयर का जो नतीजा है इधर हमको देखने को मौका मिलता है, और इसके अंदर कई सूत्रधार हैं सर, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान सर, जो एक रिविजनलिस्ट स्टेट है, जो स्टेटस को से खुश नहीं है सर, और ये इधर बदलावट लाना चाहता है सर, जो उसके लिए सही है सर, और इधर जो आवाम के लिए सही नहीं है सर। सो पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा से, अपना हाइब्रिड वॉरफेयर से इधर की आवाम के दिल में घुसना चाहता है सर, और इसके लिए हमारी जो आवाम है वो अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है सर। यूथ हो, एल्डर्स हो, इधर की जो अदर फंक्शनरीज हो, इसके ऊपर हमको बहुत ध्यान से गौर देना पड़ेगा। और ही इज़ यूजिंग पाकिस्तान सोशल मीडिया की इस्तेमाल करता है, उधर की रेडियो ट्रांसमीटर्स है उसको इस्तेमाल करना चाहता है, जो उसकी जो सेपरेटिस्ट इधर है, जो नेक्सस है, उनका मदद लेता है। सो वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ा है। जो पाकिस्तान की जो ISPR है, एक स्वॉर्ड आर्म है पाकिस्तान आर्मी का, ये हाइब्रिड वॉरफेयर को अनलीश करने का। और बट ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल हम इसके लिए भी तैयार हो चुके हैं। हमारी जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़म्स है, हमारी जो ताकत है इसको डिफीट करने का, हम इसके ऊपर काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं, बट और कुछ सफ़र बाकी है इस दिशा में। जी सर, एक सवाल था हमारे ऑडियंस के लिए सर, वीर नारीज़ के बारे में। फ़ौज में मैंने एक बात देखी, इंडियन आर्मी में एवरीबडी इज़ वेरी वेरी कंसर्न। हमारे जो पूरे जो वेटरन कम्युनिटी है या पूरी फ़ौजी कम्युनिटी है, हम जो परिवार है, उसका एक बहुत बहुत अहम हिस्सा वीर नारी हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करते हैं सर कि वीर नारी कंफर्टेबल फील करें कि हम उनको भूले नहीं हैं, चाहे उनके हस्बैंड्स ने या उन्होंने अपनी जान दे दी है देश के लिए सर, बट हम उनको भूले नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक है कम्युनिटी है जो एक्स सर्विसमैन है, जो अपना पूरी यूथफुल लाइफ निछावर किया है फ़ौज के लिए, देश के लिए। दूसरी है जिसके अंदर एक हादसा हुआ है, जहां मतलब वीरगति प्राप्त किया है, और उनको हम स्पेशली थोड़ा एक्स्ट्रा संभालते हैं, क्योंकि स्पेशली जब हादसा होता है तो उस वक्त हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, जो भी मदद है, जो भी फाइनेंशियल एड है, फिज़िकल एड है, हर चीज़ हम उनके उस दिशा में हम जाते हैं। बट
सब्सिक्वेंटली हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक छोटी सी व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं जी। लोकल बटालियन कमांडर उसके अंदर है, सेक्टर कमांडर भी उस ग्रुप के अंदर है, और जब भी उनको कोई दिक्कत आ जाए तो उसके अंदर एक मैसेज लगाना है और उनके ऊपर इसके ऊपर रिस्पांस एकदम हो जाता है। साथ साथ में हम जैसे कमांड की हुक्म के ऊपर भी हम फ़िलहाल एक सिलसिला चालू किया है कि जैसे उनकी वीर नारी की बर्थडे है, एनी स्पेशल ओकेशन इज़ एन ओकेशन टू गो, उधर जाके उनको कुछ भेंट देना है, उनके साथ 2 शब्द बात करना है, इतना ही बहुत है उनके लिए जी। सो कहने का मतलब है कि हम उनको भूलेंगे नहीं, हाँ। साथ साथ में उनके साथ कनेक्ट रखेंगे। सर जो हम देख रहे हैं कि जो टेरर आउटफिट्स हैं कश्मीर में सर, कि जैसे लश्कर थी, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन सर, ये तो इनका रिक्रूटमेंट, तो इनका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी काफ़ी 15 कोर एरिया में सर काफ़ी डिग्रेड और डेन्यूड हो चुका है सर। सही। काफ़ी डिग्रेड और डेन्यूड। इज़ इट बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑन देम सर? लगातार ऑपरेशंस हैं, लगातार कैसो चल रहा है सर, लगातार इंट बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं और वेट नहीं करते, मतलब होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट सर? कारण क्या है इसका? डेफिनेटली मेरे हिसाब से टारगेटिंग ऑफ द लीडरशिप हैज़ बीन सबसे महत्वपूर्ण कारण है। फ़िलहाल हिजबुल मुजाहिदीन का एक टारगेट नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं सर, क्योंकि 2 लगातार टेररिस्ट को हमने, उनकी लीडरशिप को हमने न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद अभी कोई लीडर बनना नहीं चाहता, वो हालत पहुंचे हैं। सो कहने का मतलब है कि अभी हम जैसे आप बता रहे थे कि रिलेंटलेस ऑपरेशंस तो चलते हैं, बट साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस ऑपरेशंस के अंदर हम आवाम को इनकन्वीनियंस भी नहीं कर रहे हैं जी। वो जो टेक्निक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेटिंग लीडरशिप एंड डूइंग क्लीन ऑपरेशंस इज व्हाट इज गिविंग अस द बेनिफिट। ऑलमोस्ट सर्जिकल सर, ऑलमोस्ट सर्जिकल। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो जैसे हमारे टाइम पे होता था सर, 2-2, 3-3 बटालियन पूरा ब्रिगेड कैसो कर रहा है, दोस डेज आर गॉन सर। हाँ, अभी वो तो बहुत पुराने ज़माने का ऑपरेशन है। हाँ सर। बट फिलहाल हम ऑपरेशन जो करते हैं बहुत टारगेटेड होता है सर, और कम से कम घरों को हम घेरते हैं और ऑपरेशन स्पीड में भी ख़त्म हो जाते हैं सर। एंड टारगेटेड ऑपरेशन सर, और बिल्कुल प्रिसाइज देख के कि अगर 2-3 घर हैं तो 2-3 ही घर हैं सर। इट्स नॉट लाइक द एंटायर विलेज इनकन्वीनियंस। वहाँ पे अपना कॉर्डन लगाया, बिल्कुल सही बोला, और वो करके, और उसके बाद भी मैंने देखा, उसके बाद भी सर जैसे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों से बात करना, बिल्कुल वो भी चल रहा है सर, हैंड इन हैंड। मेडिकल पेट्रोल नॉर्मली एक ऑपरेशन के साथ साथ चलता है, और जब ऑपरेशन चल रहा है, बाकी आवाम देख रहा है, सो उनके पास जाके उनसे बातें होता है, उनके साथ मेडिकल जो एड देने की क्षमता है हमारे पास, वो करते हैं। इन्वेरिएबली एक डॉक्टर साथ में चलता है, एंड उनको भी पता है कि, आवाम को पता है कि ये अपना काम के लिए आए हैं और जितना काम करने की ज़रूरत है उतना ही करके निकल जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दोस्तों, विथ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, GOC 15 कोर, हमने कोर कमांडर साहब से कई बातें करी। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी, उन्होंने आवाम की बात करी, उन्होंने काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस और हाइब्रिड वॉर की भी बात करी, और अंत में ये बोला कि जो फ़ौज काम करती है, फ़ौज को ज़रूरत है, मदद है आवाम की, आवाम मदद करे, क्योंकि दोनों का टारगेट वही है, और टारगेट है अमन, चैन, शांति कश्मीर के अंदर। हमें ज्वाइन इन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से जय हिंद।